नमस्कार दोस्तों, आपके रन पर आयोजित आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व की क्लासेज में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के जो विभिन्न माप हैं, जिसमें समांतर माध्य, मध्य का, बहुलक, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य का हमने विस्तार से अध्ययन किया। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि अपकिरण क्या होता है, अपकिरण की क्यों आवश्यकता है, अपकिरण का उद्देश्य क्या है और अपकिरण के विभिन्न माप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपकिरण की आवश्यकता क्यों है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक नदी की एक पिक्स दी गई है और इसकी जो एवरेज डेप्थ है, अर्थात इसकी जो गहराई है, वो 4 फीट के लगभग दी गई है। एवरेज है वो डेप्थ है, इसकी गहराई नदी की है वो 4 फीट है। कहीं पर यहाँ पर 2 फीट है, कहीं 3 फीट है, तो कहीं ये ज़्यादा है। एवरेज है वो 4 फीट है। अब एक परिवार है जिसमें 4 मेंबर हैं, फादर, मदर, सन और डॉटर। चारों इस नदी को पार करना चाहते हैं और इस परिवार के जो मुखिया है, जो पिताजी हैं, उन्होंने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अध्ययन कर रखा है। तो उन्होंने क्या किया कि परिवार का जो हाइट है सभी की, उसका योग लगा करके उन्होंने अर्थमेटिक मीन ज्ञात किया, एवरेज ज्ञात किया, और जो फैमिली की जो एवरेज हाइट है वो उनको मिली 5 फीट। नदी की गहराई, जो औसत गहराई है वो 4 फीट है। परिवार की जो औसत हाइट है, ऊंचाई है, वो 5 फीट है। तो उन्होंने ये देखा कि परिवार के सभी सदस्यों की जो औसत हाइट 5 फीट है और नदी की 4 फीट है, तो हम आसानी से इस नदी को पार कर सकते हैं, अर्थात इसको क्रॉस कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि उन्होंने एवरेज अर्थात अर्थमेटिक मीन ही पढ़ा था। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ही के बारे में उनको जानकारी थी और उसका यूज में लेते हुए वो नदी में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले पिताजी, और वो नदी में समा गए, अर्थात डूब गए। दूसरे उनके परिवार का मेंबर, जो उनका लड़का था, वो भी नदी में चला गया, समा गया। और तीसरा, जो कि उनके लड़के की माताजी है, वो भी नदी की गहराई में डूब चुकी है। और अंत में उनकी पुत्री है, वो भी इस नदी की गहराई में समा चुकी है। आखिर ऐसा हुआ क्यों कि सब कुछ सही था, हिसाब किताब सही था, और एक हिंदी में कहावत भी है कि लेखा जोखा ज्यों का त्यों, फिर भी कुनबा डूबा क्यों। अर्थात उन्होंने नदी की गहराई है औसत उसका ज्ञात किया था, परिवार के जो औसत हाइट है उसको भी उन्होंने ज्ञात किया था, फिर भी सभी इसमें समा गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपकिरण के बारे में नहीं पढ़ा था। अपकिरण के संबंध में उनको जानकारी नहीं थी। यदि अपकिरण पढ़ा होता तो ऐसी स्थिति में वो नहीं होती, अर्थात पूरा का पूरा उनका जो कुनबा है वो नहीं डूबता। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि नदी की जो डेप्थ है एक जगह 7 फीट थी। कितने थे? 7 फीट। जबकि परिवार की जो एवरेज हाइट थी वो 5 फीट है। यदि उन्होंने नदी की गहराई को मेजरमेंट किया होता, अर्थात उसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम जो डेप्थ उन्होंने ज्ञात की होती, उनको अपकिरण का प्रास के संबंध में जानकारी होती, अर्थात रेंज के बारे में जानकारी होती, तो ये परिवार पूर्णतः सेफ होता। तो मैक्सिमम जो डेप्थ है वो रिवर की कितनी थी? 7 फीट थी, जबकि परिवार की एवरेज हाइट कितनी थी? 5 फीट थी। इसलिए जो परिवार के जो मेंबर थे, जिनमें अधिकतम जो हाइट उनके फादर की थी 6 फीट थी, वो सभी उसमें समा गए, अर्थात पूरा कुनबा है वो समाप्त हो चुका। तो यहाँ आवश्यकता है अपकिरण की।
और अपकिरण किसे कहते हैं ये भी हम जान लेते हैं। अपकिरण है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है वो समग्र श्रेणी का एक ऐसा सिंगल वैल्यू देते हैं जो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। अर्थात वो एक डेटा सीरीज का एक सिंगल वैल्यू देता है हमें, और जो उस डेटा सीरीज को क्या रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसमें कमी है, वो क्या जानकारी नहीं देता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसमें वो अर्थमेटिक मीन हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है, हार्मोनिक मीन हो सकता है, मीडियन और मोड हो सकता है, वो सभी क्या बनावट जो डेटा सीरीज है उसका बनावट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के संबंध में जानकारी नहीं देता। उसके मध्य मूल्य से जो विभिन्न पद मूल्य हैं उनकी कितनी दूरी है, कितने फैलाव है, विस्तार है, ये सब जानकारी नहीं देता है। ये सभी जो जानकारियाँ हमें किससे मिलती है, वो अपकिरण से मिलती हैं। तो अपकिरण का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है फैलाव, बिखराव, प्रसार या विचरण होता है। और यदि इसको परिभाषित करना चाहें तो एक डेटा सीरीज के औसत से जो विभिन्न पद मूल्यों की औसत दूरी के माप को अपकिरण कहा जाता है। एक डेटा सीरीज दी गई है, उसका हमने एवरेज ज्ञात किया है, और उस एवरेज से विभिन्न जो पद मूल्य हैं उनका हमने डिफरेंस ज्ञात किया है और फिर उनका एवरेज ज्ञात किया है, तो वो क्या कहलाता है, अपकिरण या डिस्पर्सन कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्या है इसके, वो भी हम जान लेते हैं इसमें। पहला जो ऑब्जेक्ट है, औसत की विश्वसनीयता की जांच करना। अर्थात हमने जो एवरेज ज्ञात किया है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मूल्य ज्ञात किया है, वो उस डेटा सीरीज के लिए क्या रिलायबल है, क्या वो विश्वसनीय है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, अपकिरण से हमें मिलती है। अर्थात वो प्रतिनिधित्व तो कर रहा है, लेकिन कितना कर रहा है, सही कर रहा है या नहीं है, तो ये जो जानकारी हमें किससे मिलेगी, अपकिरण से मिलेगी। सेकंड, कि जो डेटा सीरीज का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है अपकिरण से। कैसे, कि डेटा सीरीज में सिमिलरिटी है या नहीं है, एक रूपता है या नहीं है, या विचरणशीलता है उसमें, या औसत के दोनों ओर जो एवरेज है उससे कुछ मूल्य क्या होंगे, अधिक होंगे और कुछ कम होंगे। तो दोनों ओर जो मूल्यों का प्रसार है, बिखराव है, वो कैसा है और उनकी औसत मात्रा कितनी है, ये जानकारी हमें किससे मिलती है, अपकिरण से मिलती है। विचरणशीलता की तुलना करने में, कंपेयर द वेरिएबिलिटी, अर्थात हम दो या दो से अधिक डेटा सीरीज है तो उनकी कंपेयर कर सकते हैं कि किस में वेरिएबिलिटी है वो ज़्यादा है, विचरण ज़्यादा है, और किस में कम है। यहाँ पर हमने इसको विस्तार से थोड़ा बताया है कि जिस डेटा सीरीज के अंदर वेरिएबिलिटी कम होती है वो उतनी अधिक समरूप होती है। और इसका ज्ञात करने से फ़ायदा क्या होता है, जैसे आय की असमानता की तुलना करनी है, दो राज्य हैं, उन दो राज्यों की जो आय है उनकी हमें तुलना करनी है, तो यहाँ पर हम अपकिरण को काम में लेंगे। इसी प्रकार से क्रिकेट खिलाड़ी हैं, वो जो रन बनाते हैं उनकी विचरणशीलता की अगर तुलना करने में कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा खेलता है, तो वो जो जानकारी हमें डिस्पर्सन से मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में हम वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली के जो रनों की अगर अपकिरण याद करेंगे तो हम पाएंगे कि जो विचरणशीलता है वो विराट कोहली के स्कोर में कम है और वीरेंद्र सहवाग के स्कोर में ज़्यादा है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग का जो स्कोर है उसमें फ्लैक्चुएशंस ज़्यादा है। कभी पारी है वो बहुत जल्दी उसमें 90 होती है, 100 होते हैं, तो कभी 0 होता है। जबकि विराट कोहली के जो रन है उनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें सिमिलरिटी रहती है, समरूपता रहती है, अधिकतर है, तो उसमें वेरिएंस क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ अपकिरण वहाँ कम होगा। इसी प्रकार से विभिन्न उद्योगों के मध्य लागत की तुलना करनी हो, दो या दो से अधिक है, उनके कॉस्ट का अगर कंपैरिजन करना हो, उनके प्रॉफिट का कंपैरिजन करना हो, प्रोडक्शन का कंपैरिजन हमें करना हो, तो वहाँ पर हम क्या किसको काम में लेते हैं, अपकिरण को काम में लेते हैं। और उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि उद्योग प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उनका जो मैनेजमेंट है उसकी स्किल कैसी है, अच्छा है या नहीं है, वो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। और ये सब अपकिरण का जो सापेक्ष जो माप होता है उसके माध्यम से हम कर सकते हैं, वो यूनिट फ्री होता है। अपकिरण के दो माप होंगे, निरपेक्ष और सापेक्ष, जिनके संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे।
फोर्थ जो इसका ऑब्जेक्ट होता है विचरणशीलता के नियंत्रण में सहायक है, अर्थात कंट्रोल कर सकते हैं वेरिएबिलिटी को यदि हमें ये जानकारी होगी विचरण की। और कंट्रोल करने की आवश्यकता क्यों है? कंट्रोल करने की आवश्यकता इसलिए है कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने दिया है कि बॉडी टेम्परेचर है, उसके वेरिएंस से हमें, उसके अपकिरण से हमें जानकारी मिलेगी कि कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, और यदि हम उससे जानकारी मिल जाएगी तो उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। डॉक्टर क्या करता है? बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है, और इस कोरोना के समय में तो आपसे बार बार चेक करने के लिए कहा जाता है ताकि उसका जो अपकिरण है, उसकी जो वेरिएबिलिटी है, उसकी जानकारी हो सके। इसी प्रकार से हार्ट रेट है, अर्थात हृदय की जो गति है, पल्स रेट जिसको कहते हैं, उसका भी मेजरमेंट किया जाता है ताकि उसके जो फ्लक्चुएशंस है उनके बारे में जानकारी मिल सके। इसी प्रकार से उच्च रक्तचाप हो तो उसका भी मेजरमेंट किया जा सकता है, अर्थात ब्लड प्रेशर है, उसका भी हमें जानकारी से कंट्रोल करने में फ़ायदा मिलता है अपकिरण से। और इसी प्रकार से आय और धन के वितरण की समान है या असमान है, उसके आधार पर हम अध्ययन करके जब अपकिरण के बारे में जानकारी होती है तो हम जो पॉलिसी जो बनाई जाती है वो अच्छी तरीके से बना सकते हैं। अन्य जो इसके ऑब्जेक्ट है अंतिम, कि अन्य सांख्यिकी मापों के लिए आधार प्रस्तुत करता है। यदि हमें अपकिरण ज्ञात करना आता है तो हम उसमें कोरिलेशन ज्ञात कर सकते हैं, रिग्रेशन ज्ञात कर सकते हैं, स्क्वेनेस ज्ञात कर सकते हैं, कोर्टोसिस अर्थात परथुशीर्षत्व हम ज्ञात कर सकते हैं, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कर सकते हैं, परिकल्पना परीक्षण कर सकते हैं, एनोवा अर्थात एनोवा में भी यूज़ करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अर्थात प्रसारण विश्लेषण के अंदर में भी हम इसको काम में लेते हैं। और मुख्य रूप से जो काम आता है वो अपकिरण का माप स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसको हम काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न जो सांख्यिकी जो माप है वो अपकिरण पर ही आधारित होते हैं। अपकिरण हम कैलकुलेट कर पाएंगे तभी हम आगे के जो ये विभिन्न सांख्यिकी माप है वो कैलकुलेट कर पाते हैं। इसके बाद में इसके निरपेक्ष और सापेक्ष माप के संबंध में हम जान लेते हैं कि क्या होता है निरपेक्ष माप, एब्सोल्यूट मेजर्स या एब्सोल्यूट मेजरमेंट क्या होता है। कि यह माप अपकिरण की मात्रा को बताता है और यह उसी इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसमें मूल संबंध व्यक्त किए गए हों। जैसे कि यदि क्वेश्चन के अंदर रुपए लिखे हैं तो आंसर में भी क्या है, निरपेक्ष माप के अंदर रुपए आता है। लीटर में लिखा गया तो आंसर में भी हम उसको आंसर में संख्या के साथ में लीटर लिखते हैं, या मीटर है तो मीटर लिखेंगे, किलोग्राम है, वर्ष है, माह है, दिन आदि लिखा जाता है। अर्थात उसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट साथ में लिखी जाती है निरपेक्ष माप के अंदर। लेकिन जो सापेक्ष माप होता है वो यूनिट फ्री होता है, वो अनुपात में या प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। जब दो या दो से अधिक डेटा सीरीज का हमें कंपैरिजन करना हो तो हम सापेक्ष माप का ही उपयोग करते हैं, और यह माप होता है वो यूनिट फ्री होता है, अर्थात उसमें हम रुपये, लीटर, मीटर, किलोग्राम आदि नहीं लिखते हैं। तो वो होता है सापेक्ष माप होता है, सबसे अधिक इसी का ही उपयोग होता है। इसके बाद में हम जान लेते हैं कि अपकिरण के कौन कौन से माप हैं। मापने की जो रीतियां हैं, पहली जो इसमें आती है सीमा रीतियां, मेथड्स ऑफ लिमिट्स, जिसमें हाईएस्ट या लोवेस्ट या मिनिमम या मैक्सिमम के आधार पर हम क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। दो सीमाएं होती हैं हमारे पास। इसमें कौन कौन सी है, जैसे पहली विस्तार है, इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट होती है। इसी प्रकार से अंतर चतुर्थक विस्तार है जिसमें Q3, Q1 हम ज्ञात करते हैं। सतमक विस्तार है, इसमें भी परसेंटाइल रेंज है, वो P99 तक हम कैलकुलेट करते हैं। चतुर्थक विचलन है, QD है, जो Q3, Q1 हम ज्ञात करके इसको करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि रेंज होती है हमारे पास से, उसके आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये सीमा रीतियाँ होती है। नेक्स्ट जो इसमें होती है विचलन माध्य रीति, मेथड्स ऑफ लिमिट्स, जो डेविएशन पर जो आधारित होती है। उनमें कौन कौन सी है, माध्य विचलन है, मीन डेविएशन होता है, माध्य विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, परमाप विचलन जो होता है, ये सभी विचलन पर आधारित होते हैं और हम विचलन करके इनका कैलकुलेशन करते हैं। अदर मेजर्स के अंदर जो चार मुख्य रूप से हैं, घनक या मॉड्यूलस होते हैं, सुतथ्यता, प्रेसिजन
और संभाव्य विभ्रम प्रोबेबल एरर होता है, और मात्रा अंतर मीन डिफरेंस होता है। ये हम कैलकुलेट करते हैं। और एक ग्राफिकल होता है बिंदु रेखीय रीति जिसको कहा जाता है, और इसमें जो मुख्य है वो लॉरेंज वक्र होता है, लॉरेंज कर्व जिसको कहा जाता है। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉरेंज कर्व क्या होता है, तो इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये सभी जो है वो अपकिरण के मेजरमेंट के विभिन्न वो मेथड्स है। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अपकिरण पर आधारित जो विभिन्न इसके जो माप हैं उन पर होगी, और उसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से इनको हल किया जाता है, अर्थात न्यूमेरिकल जो सॉल्यूशन है वो हम इसमें करेंगे। थैंक्स।